सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं हरकिरत सिंह लेकर के आया हूँ आपके सामने 12th क्लास की ज्योग्राफ़ी, ह्यूमन ज्योग्राफ़ी हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज हमारा तीसरा लेसन है मानव विकास। तो चलिए आज के इस लेसन के अंदर हम इस चैप्टर को देखने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो आज आ रही है, तो शुरुआत करते हैं मानव विकास। तो देखिए ज़रा, विकास जो है ये क्या है, विकास किसे कहते हैं। मेन इम्पोर्टेंट बात जो है वो किस पे आ जाती है, विकास पे, कि विकास किसे कहते हैं। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम इस देखते हैं कि वृद्धि जो हो गई, अगर किसी वस्तु में किसी मात्रा में वृद्धि हो गई है, उसे हम विकास का नाम कह देते हैं कि ये विकास है। परंतु वृद्धि और विकास जो है दोनों ही विपरीत परिभाषित हैं, दोनों का ही अलग अलग मीनिंग रहता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि विकास किसे कहते हैं। विकास किसे कहेंगे। तो देखिए, विकास जो है, यानी अगर हम मान लेते हैं कि किसी एक गांव की या एक राज्य की जनसंख्या, एक गांव एक राज्य की जो जनसंख्या है, यदि वो 1 लाख जनसंख्या थी पहले और वर्तमान में वो बढ़ कर के 2 लाख हो चुकी है, 2 लाख जनसंख्या हो चुकी है, तो हम इसे क्या विकास कह सकते हैं? क्या हम इसे विकास कह सकते हैं? तो ये जो है ये एक वृद्धि है। ये क्या चीज़ है? ये वृद्धि है। ये विकास नहीं कहलाएगा, वृद्धि। क्यों? क्योंकि वृद्धि हमेशा क्या होती है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक इसका सूचक होता है, यानी मात्रा में अगर कोई फेरबदल होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे हम वृद्धि कहेंगे। वृद्धि और विकास जो है वो नॉर्मली क्या होता है, वर्तमान दशाओं में परिवर्तन को ही हम वृद्धि या विकास कहते हैं। वर्तमान दशाएं, जो भी वर्तमान दशाएं हैं उसमें जो भी परिवर्तन आएगा उसे हम वृद्धि या विकास कहेंगे। अब वर्तमान दशा क्या थी कि 1 लाख जनसंख्या थी, आने वाले समय में 2 लाख जनसंख्या होगी, तो परिवर्तन हो गया, तो हम इसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। आई बात समझ में? तो फिर विकास किसे कहेंगे? विकास किसे कहेंगे? ये जो 1 लाख जनसंख्या पहले थी, अब 2 लाख हो गई है, परंतु इनके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो वैसी की वैसी है, या इस क्षेत्र की जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो जैसी थी त्यों की त्यों बनी हुई है। तो मतलब उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है, तो मतलब वहाँ उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि विकास का संबंध जो है वो किससे हो जाता है। विकास का संबंध है गुणात्मक से भी। गुणात्मक सूचक है। विकास कैसा है? गुणात्मक सूचक है। किसी के गुणों में परिवर्तन आना, उसे हम विकास कहेंगे। तो किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है? स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा करके, शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवा करके और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा करके, नई नई सड़कें बना करके, नए नए कार्यक्रम चला करके का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से वृद्धि और विकास क्या है, हमने छोटी सी बात को समझाना। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, अब इसको पूरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि वृद्धि और विकास, अब आप थ्योरिकल चीज़ को भी देख लीजिए, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा मैटर पूरा का पूरा, तो इसलिए आपके सामने लिखा हुआ भी होना चाहिए। तो वृद्धि एवं विकास, यह दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों जो है परिवर्तन को इंगित करते हैं, और समय के साथ, यानी समय जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे ये परिवर्तन को इंगित करेंगे। अगर मात्रात्मक परिवर्तन होगा तो उसे हम वृद्धि कहेंगे, और गुणात्मक परिवर्तन होगा तो उसे हम विकास कहेंगे। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन कहलाती है, अर्थात यह मूल्य निरपेक्ष होती है। इसका चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, धनात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कैसे? मान लो कि पहले 1 लाख जनसंख्या थी, अब यहाँ पर घट कर के 50 लाख जनसंख्या, 5 लाख जनसंख्या, या तो कितना हो गया, 1 लाख से कट करके 50,000 जनसंख्या हो चुकी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो भी हम उसे क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि ही कहेंगे। ये हमने पिछले टॉपिक में जाना था कि जनसंख्या वृद्धि या तो भले वो प्लस में आए भले वो माइनस में आए, उसे हम जनसंख्या वृद्धि ही कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद में देखिए, विकास कैसा है, गुणात्मक परिवर्तन है। ये गुणात्मक परिवर्तन को कहा जाता है।
यह मूल्य सापेक्ष होता है, ये मूल्य सापेक्ष होता है और ये मूल्य निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष यानी इसमें प्रतिशत की मात्रा ऐड होती है, जबकि इसमें उसका मुख्य मूल्य को ही देखा जाता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को जाना जाता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है। अब उसकी कोई जगह थी, कोई स्थान है, इस स्थान पर दुकानें खुल गई तो इस स्थान का भाव बढ़ गया, तो उसका मूल्य बढ़ चुका है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये विकास कहेंगे कि उस एक क्षेत्र का क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। आई बस नहीं, तो इसीलिए ये मूल्य सापेक्ष होता है और वो क्या होता है, मूल्य निरपेक्ष होता है, मूल्य की मात्रा में बढ़ना। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में परिवर्तन न हो। तो वर्तमान जो दशाएं हैं उनमें अगर परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं हो सकता। परिवर्तन वृद्धि को दर्शाता है। अब परिवर्तन जो है ये वृद्धि को दर्शाता है। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। अच्छा, अब ये और बात आगे समझिए कि सबसे पहले देखो, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में परिवर्तन ना हो, और जब भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तन हमेशा किसको दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है। कि जैसे अपन कह देते हैं कि 1 लाख से 2 लाख जनसंख्या होगी, 2 लाख से 1 लाख हो गई है, तो उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गई है, तो वो जो परिवर्तन था वो वृद्धि कहलाएगा। लेकिन विकास कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, इन कौन से परिवर्तन को हम विकास कहेंगे, तो सकारात्मक वृद्धि को हम विकास कहेंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सकारात्मक परिवर्तन विकास कहलाएगा, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। कैसे, देखिए, तथापि सकारात्मक वृद्धि सदैव विकास नहीं होती। तो पहली लाइन में आपने क्या समझा, विकास तब तक नहीं होगा जब तक वर्तमान दशाओं में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन होगा तो वृद्धि होगी। तो फिर कैसा परिवर्तन चाहिए हमें, तो सकारात्मक वृद्धि चाहिए, हमें सकारात्मक वृद्धि चाहिए, तब हम उसे विकास कह सकते हैं। परंतु सदैव सकारात्मक जो वृद्धि होती है वो सदैव विकास नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती, क्योंकि 1 लाख जनसंख्या से 2 लाख जनसंख्या हुई, तो ये कैसी है, सकारात्मक वृद्धि है, यानी सकारात्मक पॉजिटिव है, यानी कि ठीक है, धनात्मक वृद्धि है, तो हम इसे क्या विकास कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो फिर कहाँ पर जाकर के विकास की डेफिनेशन कंप्लीट होगी, चलिए आगे देखते हैं। जब गुणवत्ता में सकारात्मक वृद्धि हो तो परिवर्तन होता है। यानी अब हमारे पास में लास्ट जाकर के इसकी डेफिनेशन आ चुकी है कि विकास किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु या किसी क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन आता है या उसके गुणों में सकारात्मक परिवर्तन आता है तो तब हम उसे विकास कहते हैं। तो पहली बात क्या थी कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा विकास नहीं कह सकते। परिवर्तन भी कैसा चाहिए, सकारात्मक चाहिए, और वो भी किस में चाहिए, मात्रा में चाहिए या गुण में चाहिए, तो गुणों में परिवर्तन चाहिए। क्लियर है। इसके बाद में देखिए, जैसे किसी निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या का 1 लाख से 2 लाख होना, 1 लाख से 2 लाख होना वृद्धि कहलाता है। अब ये वृद्धि किस प्रकार की है, सकारात्मक वृद्धि है। परंतु फिर भी यदि आवास सुविधाएं, मूलभूत सेवाएं और सामाजिक व्यवस्था यथावत रहे, मतलब जैसी थी वैसी ही रहे, तो हम इसे विकास नहीं कह सकते। तो ऐसी वृद्धि को हम विकास नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि देखो, जो मान लो एक टोकरी में 50 सेब थे और यहाँ पर क्लास के अंदर 10 बच्चे थे, तो कहाँ एक बच्चे को 5-5 सेब आने थे, और वहीं यहाँ पर 15 बच्चे और आ गए, यानी 25 बच्चे हो चुके हैं। तो 50 सेब, अब हर बच्चे को 2-2 सेब ही आएंगे, यानी उसमें तो क्या होगी, संसाधनों में तो कमी हो चुकी है ना। तो हमें तो क्या देखना है, संसाधनों में वृद्धि देखनी है। जब संसाधनों में वृद्धि होगी ना तब हम उसे विकास कहेंगे। चलिए, किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होता है, देखो, गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, जो उन्हें अवसर उपलब्ध होता है और जिन स्वतंत्रताओं का वह भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। ये क्या है, सब विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यानी गुणों का आनंद ले सकें और अवसर प्राप्त कर सकें, स्वतंत्र रह सकें, ये सब विकास के पक्ष हैं। अगर इनमें वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे कि मानव का विकास जारी है। ये विचार नया नहीं है, अनेक दशकों से चला आ रहा है। तो पहले तो क्या होता था, अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को
केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था, यानी किस देश की जीडीपी कितनी उच्च है उसे उतना ही विकसित देश माना जाता था। परंतु अब धीरे धीरे नया विचार, जो नए पॉइंट सामने आए, उसमें आया कि भी हम सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं ले सकते कि जिस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी, जितनी बड़ी होगी वह देश उतना ही विकसित होगा, ये जरूरी नहीं है। तो जरूरी क्या है, आगे देखते हैं। परंतु विकास की यह नई परिभाषा जो गुणवत्ता में वृद्धि को दर्शाती है, इसका विचार दो एशियाई अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दो एशियाई अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। अब इनके द्वारा एक नई परिभाषा जो है वो दी जाएगी कि वास्तव में हम विकास किसको कहेंगे, कि इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का बढ़ना क्या विकास कहलाएगा? नहीं, अर्थव्यवस्था का भी बढ़ना विकास नहीं कहलाता। जो देश में व्यापार बढ़ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कंपनियां खोल रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बहुत विकसित हो चुकी है, हर जगह मेट्रो ट्रेन चल रही है, तो देश विकसित हो गया। परंतु उसी देश के एक कोने के अंदर कहीं पर झुग्गी झोंपड़ियां हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, तो मतलब ये समझेंगे कि उस देश का विकास नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास का संबंध अर्थव्यवस्था से कतई नहीं है, और ना ही हमें अर्थव्यवस्था से विकास का संबंध देखना चाहिए। तो हमें विकास किसको कहना चाहिए? जब उस देश के प्रत्येक नागरिक को 2 वक्त की रोटी मिले, रहने के लिए जगह मिले, और सामाजिक सुविधाएं उनको उपलब्ध होएं, राजकीय सेवाएं उपलब्ध हो सकें, अवसर प्राप्त हो सके, उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, तो ही हम उसे क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। क्लियर है? ऐसे देश को ही हम विकसित देश कह सकते हैं। आगे देखिए, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया, यानी पहले शुरुआत डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा की गई। इन्होंने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। अब देखो, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, उसे ही मानव विकास या विकास कहा जाएगा। विकल्प, उनको जो काम अच्छा लगता है वो काम कर सकें, जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ वो जा सकें। तो कैसे जाएंगे? स्वतंत्रता होगी तो। जिस काम के लिए वो जाना चाहें उस काम को कर सकें। कैसे मिलेगा वो काम? अवसर की समानता से मिलेगा। वो बेझिझक घर से बाहर निकल सके, महिलाएं घर से बाहर जा सकें। ये कैसे होगा? नारी सशक्तिकरण से होगा। हर व्यक्ति को काम मिले, ये कैसे हो सकता है? श्रम की उत्पादकता से मिल सकता है। तो ये जो बातें हैं ना, ये बातें उन्होंने कही कि जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि होती है तो तब हम उसे विकास कहते हैं, और उनके जीवन में सुधार लाता है। ऐसे जो रूप होते हैं, ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? मानव विकास कहा जाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु किसको माना गया है? मनुष्य को माना गया है। ये पूरा का पूरा हम विकास किसके लिए कर रहे हैं? मनुष्य के लिए कर रहे हैं। यह विकल्प स्थिर नहीं है। अब ये जो विकल्प है ये स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है, बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य है इसी दिशाओं को उत्पन्न, ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है। विकास का मूल उद्देश्य क्या है? ऐसी दशाएं पैदा करना, ऐसी दशाएं पैदा करना जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें, सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। अब देखिए, सार्थक जीवन किसे कहते हैं? सार्थक जीवन, क्या आप सार्थक जीवन का मतलब क्या समझते हैं? कि कोई व्यक्ति है, यानी भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो 65 वर्ष है, तो क्या आप चाहते हैं कि भारत में 100 वर्ष तक लोग जीवित रहें, 100 वर्ष तक जीवित रहें, कोई 200 वर्ष तक लोग जीवित रहें? क्या हम इसे विकास कह सकते हैं? नहीं। विकास उसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर मात्र 50 वर्ष की उम्र तक भी जीवित रहे, परंतु वह स्वतंत्र रूप से जीवित रहे, वह भरपेट खाना खा सके और वह अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी सके, उसे हम विकास कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विकास का अर्थ दीर्घायु से कतई नहीं है।
तो सार्थक जो जीवन होता है वो केवल दीर्घायु नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना यही सार्थक जीवन कहलाता है। जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे उद्देश्य कैसे, आपकी किताब में दिया हुआ है कि एक कैदी है। अब कैदी का उद्देश्य है कि वो स्वतंत्र हो जाए। क्या हो जाए भाई? स्वतंत्र हो जाए। और एक नर्स है, नर्स, और उसका उद्देश्य है कि वह डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। तो इन दोनों में से कौन सार्थक जीवन की आशा कर रहा है? सार्थक जीवन किसको चाहिए? तो सार्थक जीवन किसे चाहिए? नर्स। यानी इसका एक उद्देश्य है, एक सकारात्मक उद्देश्य है, यानी यह एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसे हम कहेंगे सार्थक जीवन। ध्यान रखिएगा, सार्थक जीवन इसे कहा जाता है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक बुद्धि का विकास कर सकते हों। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात क्या है? लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक से अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, इस समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। यही क्या है? विकास की अवधारणा है, विकास की मूल अवधारणा यही है। क्लियर? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने क्या पॉइंट आ चुके हैं विकास की मूल अवधारणा को लेकर के? स्वतंत्र, विवेकपूर्ण और स्वस्थ। स्वतंत्र, विवेकपूर्ण और स्वस्थ, ये जो पॉइंट आपने सामने आए हैं, इनको पूरा करने के लिए हमें देखना होगा विकास के स्तंभों को। विकास के स्तंभ, तो देखिए विकास के स्तंभ, जिस प्रकार से एक बिल्डिंग को, एक छत को संभालने के लिए 4 स्तंभों की ज़रूरत होती है, एक टेबल को बनाने के लिए 4 पैरों की ज़रूरत होती है, एक कुर्सी को बनाने के लिए 4 पैर चाहिए होते हैं, उसी प्रकार से इस मानव के विकास को, मानव का विकास करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके स्तंभ चाहिए। तो स्तंभ कितने हैं मानव विकास के? 4 स्तंभ हैं मानव विकास के, समझिएगा। पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ समता, समता। दूसरा है सतत पोषणीयता, पोषणीयता। तीसरा है उत्पादकता, उत्पादकता। और चौथा स्तंभ है इसका सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, इन सब का अर्थ। समता का अर्थ है समान अवसर, समान अवसर। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, ना तो उसके साथ में लिंग के आधार पर, ना उसके साथ जाति के आधार पर, ना उसके जन्म स्थान के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। समान अवसर अगर मिले सभी को तो वह विकास की अवधारणा है। विकास का एक स्तंभ पूरा हो गया। अब हमें समान अवसर तो मिल गए, तो सतत पोषणीयता भी मिलनी चाहिए। सतत पोषणीयता का मतलब होता है भविष्य के लिए, भविष्य, भविष्य के लिए, या भविष्य को देखते हुए, या आने वाली पीढ़ियों को देखते हुए संसाधनों का प्रयोग करना। कि ऐसा नहीं कि भी आज हमें रोटी मिली है तो हम रोटी खाते ही जाएं, खाते जाएं, और कल की चिंता ही ना करें कि भी कल भी खाना है। और अगर आज ही हमने पूरा आटा ख़त्म कर दिया घर में से, आज ही पूरी दाल ख़त्म कर दी, तो कल क्या खाएंगे? तो इसी प्रकार से इस मकसद को लेकर के चलना कि भी आज हम जो जीवित रह रहे हैं, आज जो हम खा पी रहे हैं, जो वस्तुओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो अगर हम आने वाली पीढ़ियों का भी सोच के चल रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सतत पोषणीयता। तो समान अवसर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संसाधनों का दुरुपयोग करें, नहीं, आपको क्या करना है, उसे भविष्य के लिए संचित करके रखना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। सतत पोषणीयता दूसरी बात। तीसरी बात आती है उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ है कि मनुष्य यानी श्रम उत्पादकता, श्रम उत्पादकता।
यानी प्रत्येक को काम भी मिले, प्रत्येक को क्या हो, काम मिल सके, उसको उसका श्रम मिल सके। तो इस प्रकार से श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो अपने देश का विकास होगा, तो वो देश विकसित हो जाएगा। ठीक है। अब अगर सारे के सारे लोग बेरोजगार घूमते रहेंगे तो फिर उस देश में भूखमरी और बेरोजगारी और हिंसा जो है वो शुरू हो जाएगी। सशक्तिकरण का अर्थ है स्वतंत्र, इसका सीधा सा अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक है। अब जैसे नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? नारी सशक्तिकरण, इसका अर्थ होता है कि नारी कहीं पर भी जा सके, उसे स्वतंत्र मिले, उसे यानी कि किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसे किसी का डर नहीं होना चाहिए कि भी मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मेरे साथ कुछ गलत घटित हो सकता है। अगर उसे ये डर है तो मतलब उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। अगर नारी स्वतंत्र है, बच्चे स्वतंत्र है, बुजुर्ग स्वतंत्र है, लोग स्वतंत्र है, अपने काम पर जाते हैं, शाम को खुशी खुशी घर आते हैं, उनको ये भी डर नहीं रहता कि हमारी बाइक चोरी हो जाएगी, तो मतलब वो एक विकसित देश में रहते हैं। आई बात समझे? तो इस प्रकार से ये मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास के स्तंभ है। अगली क्लास के अंदर हम इसको और अच्छी तरीके से जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।